In last two videos, we have discussed section A of class 12 English sample paper 2026 as published by CBSE. अपनी वेबसाइट पे CBSE ने आपका सैंपल पेपर पब्लिश कर दिया है। 10+2 के बच्चे CBSE के उस सैंपल पेपर को PDF को डाउनलोड करें। जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे प्रोग्रेस होता रहे उसके हिसाब से आप उनके आंसर अपने नोटबुक में एक स्पेस बना लें कि यहाँ मैं सैंपल पेपर सॉल्व करूँगा। और सैंपल पेपर के बेनिफिट यही होते हैं बच्चों कि आपको एग्जामिनेशन की तैयारी इन हैंड पहले ही कर ली जाती है और आपको पैटर्न मालूम पड़ जाता है। पिछले दो वीडियोज में हमने सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स जो 22 नंबर का था, सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स जो 18 मार्क्स था, जिसमें हमने नोटिस राइटिंग, इनविटेशन, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग आपको अच्छी तरह समझाया और पेपर सोल्व कराया। आज के इस वीडियो में हम आपको वो टॉपिक लेने जा रहे हैं, सेक्शन सी लिटरेचर मीन्स फ्लेमिंगो प्लस विस्टास। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, एम आई राइट? क्योंकि आप पढ़ते हैं चैप्टर, क्लास में चैप्टर ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, टीचर रीडिंग जो पहला सेक्शन होता है उसकी प्रैक्टिस कम करते हैं, बच्चे भी कम करते हैं, टीचर भी कम कराते हैं और वो ज़्यादा स्कोरिंग होता है और वो सबसे मुश्किल होता है। आज का मुश्किल नहीं है सेक्शन, आज का आसान है, बट बहुत केयरफुली, क्योंकि ये ज़्यादा स्कोरिंग है, आप इसमें ज़्यादा मार्क्स लेते हैं, इस पर पूरा ध्यान दीजिए। वैसे तो तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ए बी सी, 80 मार्क्स है तो 80 मार्क्स हैं, हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ने 80 में से 80 मार्क्स लेने हैं या 78, 79, 75 मार्क्स लेने हैं, उन्होंने सभी सेक्शंस को ध्यान से करना पड़ेगा। और ध्यान से करने के लिए प्रिंसिपल सर यूट्यूब चैनल तो देखना ही पड़ेगा, सर की क्लास तो अटेंड करनी ही पड़ेगी। सो यू आर वेलकम टू प्रिंसिपल सर यूट्यूब चैनल और आप प्रिंसिपल सर की क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर महेंद्र सिंह यादव और आज हम फ्लेमिंगो प्लस विस्टास आराम से आपको क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 13 अच्छी तरह समझाएंगे, स्ट्रेटजी भी बताएंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चंस में पूरे मार्क्स लेते हैं। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बच्चों? चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वेबसाइट को जरूर पढ़ें, readlearnexcel.com। चैनल पर पढ़ें, सुने, समझे और वेबसाइट से प्रिंट आउट निकाल लें या वेबसाइट पर आंसर पढ़ लें। सो लेट्स मूव टू द लैपटॉप। ये देखो भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 अभी आपको दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, पहला ही क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका लिटरेचर का है, सेक्शन सी 40 मार्क्स का, और पहला जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 6 मार्क्स का है। आई सा माई मदर, फर्स्ट पोएम से है, फर्स्ट पोएम है ये, माई मदर एट 66 जो आपको नीचे भी दिया है, ठीक है। Beside me doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, realized with pain। ये सभी वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स हैं, ढलती हुई एज के वर्ड्स हैं, ओल्ड एज के सिंबल हैं। सभी को मालूम है, पोएम पढ़ी आपने। That was as old as she looked so soon put throw away, looked out as young trees। फिर दूसरी तरफ young trees, ये पॉजिटिव है, ये यंग एज को रिफ्लेक्ट करते हैं। चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब इसके जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द इमेजरी एसन फेस लाइक, द मदर सजेस्ट अबाउट हर फिजिकल कंडीशन। पहला क्वेश्चन है, ये जो इमेजरी है एसन फेस, एसन फेस होता है जैसे चेहरा, मुरझाया हुआ चेहरा, ढला हुआ चेहरा, तो वो क्या जो ना उसकी कंडीशंस को शो करता है। ये उसकी क्या कंडीशन को करता है, वीकनेस और ओल्ड एज, वीकनेस और ओल्ड एज, और ऐसा लगता है जैसे लाइफलेस है। ये उसकी
इस बारे में सजेस्ट करता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसको करेक्ट करना है। द स्पीकर यूज द वर्ड रियलाइज सजेस्ट दैट हर अवेयरनेस वाज डिलेड एक्सपेक्टेड और सडन। क्या था कि वो अवेयरनेस सडन हो गया, एकदम बाहर देखती है, कभी अंदर देखती है, तो ये इसका आंसर हो गया सडन। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द फ्रेज मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स कंट्रीब्यूट टू द टोन ऑफ द पैसेज। यहाँ टोन कैसी है? क्वेश्चन नंबर 3 में टोन कैसी है पैसेज की? कि यहाँ लाइवलीनेस है, यूथ है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये सारी टोन है। और वहां शुरू में जो, यहाँ ये हमारा स्टैंजा था, यहाँ शुरू में ये नेगेटिव वर्ड्स थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द सेंटेंस फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेज। द प्राइमरी थीम हाईलाइट इन द टेक्स्ट इज as the narrator reflects on her mother's frailty and aging। क्या थीम था? क्वेश्चन नंबर 4, इन ये था कि इन एविटेबिलिटी ऑफ एज, कि उम्र तो बढ़नी है, ओल्ड एज इज सर्ट फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, तो ये आप इसमें करेक्ट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये एमसीक्यू है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द इमोशनल स्टेज ऑफ द स्पीकर एक्सट्रैक्ट। इमोशनल स्टेज कैसी है? डिस्ट्रैक्टेड बाय लवलीनेस ऑफ सराउंडिंग, कंसर्न्ड अबाउट हर मदर्स डिस्कम्फर्ट, ओवरवेल्म्ड बाय सेंस ऑफ एंग्विश, प्रीऑक्युपाइड विद थॉट्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। इसमें से आपने जो एलिमिनेट करने हैं क्वेश्चन जो इनकरेक्ट हैं, जो आप इस पोएम में कहीं उनका डिस्कशन ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ इसका एग्जैक्ट उत्तर है ओवरवेल्म्ड बाय ए सेंस ऑफ एंग्विश। कभी वो बाहर देखती है, कभी अपनी माँ पर देखती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। आप इसमें आपने ट्रू टू द एक्सेप्ट, ये वर्ड है एक्सेप्ट, इसमें ट्रू कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 है, द पोएट मेक्स एक्सप्लिसिट यूज ऑफ मेलकनिक इमेजरी। ये है, बी इज द आंसर। मेलंकली यानी दुख, सैडनेस के बारे में होता है, यही पोएम तो है। अब इसके बाद ये आपका ऑप्शन आगे, आंट जेनिफर टाइगर, लास्ट पोएम। इसका क्वेश्चन देख लो, व्हाट डज द फ्रेज टेरिफाइड हैंड सजेस्ट अबाउट अर्न लाइफ। क्या सजेस्ट करते हैं? कि ये फुल ऑफ फियर है भाई, टेरिफाइड है, सप्रेशन है, एंड हार्ट्स, ये सजेस्ट करता है। अब आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है। द टाइगर्स प्राउड एंड प्लेफुल मूवमेंट्स रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? फियरलेसनेस एंड कॉन्फिडेंस, ये इसमें आ गया। एग्जामिन ब्रीफली हाउ द टाइगर्स इन द पैनल कंट्रास्ट विद आंट लाइफ एक्सपीरियंस। कैसे कंट्रास्ट? एक तरफ तो यंग टाइगर्स हैं, ठीक है, तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा कि बोल्ड टाइगर्स तो हैं, बोल्ड एंड फ्री, और ये बोल्ड नहीं है, ये वीक एंड सप्रेस्ड। अब यहाँ आपने 4 में फिल इन द ब्लैंक्स, द फ्रेज स्टिल रेंज रेफर्स टू बोथ लिटरल शेप ऑफ द एम्ब्रॉयडरी पैनल, वेडिंग बैंड एंड फिजिकल रिंग ऑफ कंस्ट्रेंट एंड, यहाँ आपने भरना है इसमें। तो चौथे के अंदर हो गया वेडिंग बैंड ऑन हर फिंगर, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है एमसीक्यू। इफ ए स्टूडेंट वर टू इंटरप्रेट द वर्ड प्रेंसिंग, प्रेंसिंग वर्ड को इंटरप्रेट करना है रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट बी रिप्रेजेंट, इसमें सबसे बेस्ट कौन सा होगा? तो 5वें का उत्तर होगा सी, ए चाइल्ड प्लेइंग फ्रीली इन ए पार्क। जैसे ये था, प्रेंसिंग टाइगर के लिए है, और टाइगर भी यंग है, चाइल्ड भी यंग है। फ्रीली पार्क
अनबर्डन एंड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेवारी नहीं है। सिक्स्थ में आपने फिर एमसीक्यू आगे, व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई अबाउट द आर्ट इन द लाइन द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग। तो यहाँ आपने इनमें से एक उत्तर चूज करना है। तो यहाँ आंसर हो गया, आर्ट इज टाइमलेस एक्सप्रेशन दैट कवर्स क्रिएटर कंटिन्यूटी टू एम्बॉडी देयर स्पिरिट एंड डिजायर्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका आ गया एक्सट्रैक्ट बेस्ड, यानी यहाँ भी दो में से एक करना है। और ये चैप्टर है थर्ड लेवल आपका, ये लिखा हुआ है, माई $300 bought less than 200 in old style bills but I didn't care eggs। ये बताया है कि थर्ड लेवल का उसमें से है। तो व्हाट डज चार्ली इन डिफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ ओल्ड स्टाइल बिल्स एंड इज फोकस ऑन द प्राइस एक्स इन 1894 सजेस्ट अबाउट हिज व्यू इन द पास्ट। उसके पास्ट का व्यू के बारे में क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है सिंप्लिसिटी एंड पीस एंड पीस। ठीक है, जो पैसे से ज्यादा बेटर होती है। अभी सेंटेंस को कंप्लीट करना, चार्ली हैज बीन सक्सेसफुल इन फाइंडिंग द कॉरिडोर टू थर्ड फ्लोर डिस्पाइट। यहाँ आपने इसको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो यहाँ आ जाएगा डिस्पाइट रिपीटेड एफर्ट्स टू लोकेट द कॉरिडोर। कई बार प्रयास किया, नहीं हुआ। वेयर इज द आयरनी इन लोइसा रिएक्शन टू चार्ली सर्च ऑफ द थर्ड लेवल इन द, यहाँ आयरनी कहाँ है? थर्ड में जो ना आयरनी, लोइसा थिंक चार्ली सर्च इज मैडनेस, कि लोइसा ने सोचा कि चार्ली की जो सर्च है वो मैडनेस, तो आयरनी है ये। बट लेटर शी टू ज्वाइन, लेकिन बाद में वो भी इसमें ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, तो ये आयरनी होगी। जो उसको पहले मैडनेस बता रहा था वो आदमी इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, हम इसको आयरनी बोलते हैं। ये एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंडिंग कंफर्ट इन ए हॉबी, ये आंसर है। द फ्रेज आई वेंट बैक टू स्टैम्प्स सजेस्ट फाइंडिंग कंफर्ट इन हॉबी दैट इज फेमिलियर, ये आंसर हो गया भाई इसका। नेक्स्ट, ये आपका डेयरी लैम्प कौन से चैप्टर में से है? ऑन द फेस ऑफ इट, व्हाट डज द लैम्प मीन व्हेन शी से नॉट द होल नॉट ऑफ यू। इसका मतलब क्या है? नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेयर इज मोर देन हिज कार। ठीक है, इसका मतलब वो डेयरी इज मोर देन हिज कार, ही हैज अदर क्वालिटीज। उसकी दूसरी क्वालिटी भी थी। दूसरा था, ये आपका एमसीक्यू है, व्हाट माइट डेयरी बी थिंकिंग ड्यूरिंग द पॉज ऑफ हिज इंसिस्ट, यस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसमें आपका जो ना, ये मे बी ही रियली सीज मोर देन जस्ट माई फेस, ये आंसर हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स करना, मिस्टर लैम रिस्पॉन्स सजेस्ट दैट ही सीज डेयरीज फेस एज ओनली वन हु इज, यहाँ भरना है अपने थर्ड में। तो पार्ट पार्ट और पार्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार आप ये आंसर दे सकते हैं। इसमें से ये अगला एक्सट्रैक्ट आ गया, सी सैड सच ए फ्रेंडली मैनर, रेड ट्रैप है। तो ये आपने रेड ट्रैप चैप्टर में से है, इसमें से भी आपने करना है भाई, कोई एक करना है। तो इसका जो ना करेक्ट आंसर हो गया ये, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फ्रेंडली मैनर एडला एग्जिबिट्स, रेड ट्रैप का। तो exhibit towards red peddler as referred in the extract, pay a compliment, show kindness, provide financial support, be respectful, select the most suitable option। 1 और 5 ठीक है, या 2 और 4 ठीक है? तो मेरे हिसाब से 2, शो काइंडनेस, एक तो ये ठीक है, और बी रिस्पेक्टफुल, ये ठीक है। तो 2 और 4 सेकेंड ऑप्शन में ठीक है। इस प्रकार ये द पेडलर थ्रू the fur coat over his rags followed Adla out of his carriage
एंथुजियास्टिकली, साइलेंटली और इलेक्ट्रिकली, इसमें आपने भरना है सेकंड में। तो ये आ गया साइलेंटली इसका आंसर। और ये एमसीक्यू आ गया तीसरा, हाउ डिड पेडलर फील टुवर्ड एडला आफ्टर एक्सेप्टिंग द fur coat and making his statement? He decided to humor her gesture. He felt obligated to trust her kindness. He remained unsure. तो इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा आपका ये बी। He felt obligated to trust her kindness, ये आंसर होगा। तो इस प्रकार आप ये लिटरेचर का सेक्शन आराम से कर सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन आ गया गोइंग प्लेसेस में से था, इसी प्रकार इसको आप कर लें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। ये तो लास्ट लेसन में से है। फ्रेंच लैंग्वेज प्लेड इन द रोल क्या था वो लिखना, सिंपल है। व्हाट लेसन कैन इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम डगलस एक्सपीरियंस इन ओवरकमिंग हिज फियर? क्या आप लेसन है यानी इसका थीम क्या, लेसन लर्न क्या लेसन लर्न था वो इसमें बताना है। करेज एंड परसिस्टेंस, भाई करेज होनी चाहिए और वो भी कंटिन्यूटी में। परसिस्टेंस जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार ये इसमें से आपने क्वेश्चन करने थे 5 और इसमें से 2 करने थे, ये विस्तार है। और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इसको मैं थोड़ा आपको ध्यान से देखो। हाउ डू इंडिगो बाय लुइस फिशर, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिए। यहाँ इंडिगो, रोड साइड स्टैंड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हाईलाइट द थीम ऑफ एक्सप्लोइटेशन, दोनों में थीम ऑफ एक्सप्लोइटेशन है। यहाँ तो किसानों का, यहाँ जो स्टॉल लगाते हैं वो भी किसान है। क्या सिमिलरिटी है, दोनों पुअर हैं, दोनों किसान हैं, दोनों का एक्सप्लोइटेशन है। एक जगह अमीर करते हैं, दूसरी जगह अंग्रेज करते हैं। रिवील अबाउट पोलाइट और मार्जिनलाइज कम्युनिटी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते हैं जब 2 चैप्टर्स को कंपेयर करके एक पोएम को भी कर सकते हैं, एक चैप्टर को भी कर सकते हैं और उससे आपको क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगला और में भी है, करेक्टर ऑफिस बॉय, पोएट एंड बैंकॉक में ये ऑफिस बॉय करेक्टर है और यहाँ सोफी करेक्टर है गोइंग प्लेसेस में। दोनों की में क्या समानता थी, समानता क्या डिफरेंस था, दोनों की तुलना करके आपने क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को जो ना आप सीधा जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसका पैटर्न क्या होता है, आप इसको 1, 2 और 3 पैसेज में आप लिख सकते हैं। शुरू में आप क्या करें, इंट्रोड्यूस करें। जैसे इसमें था बोथ इंडिगो एंड रोड साइड डिपिक्ट द स्ट्रगल ऑफ पोर, दोनों पॉवर्टी के बारे में बताते हैं और स्ट्रगल ऑफ पुअर। वहां पुअर फार्मर है और यहाँ स्टॉल जो लगा रहे हुए भी फार्मर हैं। तो यहाँ 2 से 3 सेंटेंसेस आप लिखें, इंट्रोड्यूस करें, यानी दोनों का थीम इंट्रोड्यूस करना है आपने, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। फिर दोनों में का एग्जाम्पल देके, दोनों एक पोएम और उसका एग्जाम्पल देके 2 सेंटेंस एक के बना दे और 2 सेंटेंस दूसरे के बना दे कि किस प्रकार जो ना इंडिगो में फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसे एक्सप्लॉइट हो रहा था, किस प्रकार जो ना ये अपना इसमें रोड साइड स्टैंड में जो अमीर आदमी थे उनसे कुछ नहीं खरीदते थे, तो वह टाइप उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी और इनकी क्या प्रॉब्लम्स थी। और तीसरे में कंक्लूड करें, यानी कंक्लूड का मतलब है उनकी कॉमन प्रॉब्लम क्या थी, एक्सप्लॉइटेशन जो थीम है। तो ये इस प्रकार जो ना आप 3 पैराग्राफ बना के इनके आंसर दे सकते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर जो ना लास्ट 13 और देख लेते हैं क्या है। 13 के अंदर Sadao character arc is more central to the moral dilemma in the anime as opposed to Hana. Hana का करेक्टर और सदाओ का करेक्टर जिसमें डिलीमा ज्यादा है, हना को कोई डिलीमा नहीं थी। हना की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने हस्बैंड की मदद करे, लेकिन डिलीमा डॉक्टर सदाओ की थी कि देश के लिए या प्रोफेशन के लिए काम करे।
तो इस प्रकार बताना है कि इसकी क्या डिलीमा, क्या समस्या थी, इसका करेक्टर कैसा था। तो तीनों पैसेज में पहले में आपने क्या करना है, इंट्रोड्यूस कर दे इसको कि भी दोनों का क्या क्या किस प्रकार का करेक्टर है। ठीक है। और वो अमेरिकन सोल्जर को हेल्प करनी चाहिए कि नहीं, टू हेल्प और नॉट, मीन्स टू डू और नॉट टू डू। ये हैमलेट का फ्रेज है शेक्सपियर का। टू डू ये हर आदमी के मन में एक जो ना द्वंद चलता है, टू डू और नॉट टू डू। ठीक ये पूरा इम्प्लीमेंट होता है डॉक्टर सदाओ पे। दूसरी तरफ जो हना है उसकी वाइफ है, उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो डॉक्टर सदाओ था, उसको उसकी हेल्प करनी चाहिए, एक तो ये ड्यूटी थी। दूसरा, क्या वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाके कंप्लेंट करे, ये दूसरी बात थी। तो इस प्रकार दोनों का करेक्टर कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। और ठीक उसी प्रकार एक दो तीन पैसेज में इंट्रोड्यूस, डिटेल में, दूसरा पैराग्राफ में, और तीसरा में कंक्लूड। तो इस प्रकार आप जो ना ये सेक्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसमें मेन बात जो होती है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के अंदर, जो टिप है जो मेन है, वो लॉन्ग आंसर के अंदर एक तो वर्ड लिमिट 125 से 150 वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, स्ट्रक्चर का मतलब 2 से 3 पैराग्राफ में फॉलो किया जाए। तीसरा, सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, यानी ग्रामर स्पेलिंग ये करेक्ट होना चाहिए। नंबर 4, टेक्स्ट को, टेक्स्ट जो है ना ओरिजिनल टेक्स्ट वो कोट करें, यानी एक दो वर्ड्स इन्वर्टेड कोमा में डायरेक्ट चैप्टर में से लेके कोट करें। ठीक है। और चौथा फॉर्मेट में क्या है, 1 से 3 यानी 2 से 3 पैराग्राफ बनाए क्वेश्चन में, और नीट एंड क्लियर लिखें, बिल्कुल लाइनिंग्स के अंदर लिखें। ऐसे ऐसे आंसर शीट को आप सीधा ऐसे कर लें, जैसे ये हमारी आंसर शीट है। एक मिनट के लिए हम बैकग्राउंड भी लगा देते हैं इस पे। ये हमारी आंसर शीट है भाई। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ये आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। और यहाँ आपने लेफ्ट मार्जिन छोड़ दिया, यहाँ राइट मार्जिन छोड़ दिया। यहाँ आप अपने छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है, थर्ड में क्या लिखना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू कर दें आप। ठीक है। आप सेकंड आप यहाँ से शुरू कर दें, और थर्ड आप यहाँ से शुरू कर। और इस प्रकार यहाँ आपने इंट्रोड्यूस करना है, यहाँ आपने डिटेलिंग करनी है, यहाँ आपने कंक्लूड करना है। तो इस प्रकार जो लिटरेचर सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक तो चैप्टर, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, पोएम, पोएम का नाम, और पोएट का नाम या पोएटेस का नाम। और दोनों ही टेक्स्ट बुक को, फ्लेमिंगो हो चाहे विस्कास को, डिटेल में स्टडी करनी है। उसके मेन जो वर्ड्स हैं उस हर चैप्टर के आप कोट करके रखें, क्वेश्चंस के अंदर उनको डालें, सेंटेंस करेक्ट बनाएं, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, साफ साफ लिखें। ठीक है। क्वेश्चन सीरीज में लिखें, जैसे मैंने पैटर्न बताया था आपको आंसर शीट सामने रख के। तो इस प्रकार जो ना मैं आपको पैटर्न भी बताऊंगा कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं, सोल्व करके दिखाऊंगा आपको आंसर शीट लेके। तो मुझे आशा है कि आपको ये सैम्पल पेपर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप वेबसाइट पे जाके readlearnexcel.com पे सारा सॉल्यूशन दिया हुआ है, पब्लिश कर दिया है आर्टिकल मैंने।
और कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नहीं समझ में आए तो लिखें, समझ में आए तो क्या अच्छा लगा हो तो लिखें, अगला टॉपिक कौन सा कराना चाहते हैं वो लिखें, ताकि अगले टॉपिक की तैयारी में करा दूं। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।